नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत पहले हो चुका है। सभी पार्टियां नए नए हथकंडे अपनाकर वोट पाने की जद्दोजहद में जुटी हैं। यूपी में प्रियंका गांधी लड़कियों लड़ सकती हूं के नारे के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसके तहत विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिए जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब इस लड़ाई में कांग्रेस को पीछे छोड़ने के लिए बीजेपी भी महिला दांव चल रही है। पार्टी ने समाजवादी पार्टी से प्रहलाद यादव को तोड़ा, कांग्रेस अदिति सिंह और पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को, जिसके साथ अब पार्टी आगे बढ़ रही है। पार्टी जानती है जिसे नारी शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। सवाल है कि क्या इस लड़ाई में अब एसपी बीएसपी भी कूदेंगी? क्या आधी आबादी से लखनऊ की गद्दी सधेगी? इस पर अपने मेहमानों से बात करें, उनसे राय लें। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आमने सामने हैं। बीएसपी की ओर से मायावती मोर्चे पर है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है। दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। बीजेपी की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, तो समाजवादी शासन फिर से स्थापित करने के लिए अखिलेश अलग जगाए हुए हैं। इस लड़ाई में शह और मात का खेल चल रहा है। कौन किस पर भारी है, कौन किसको चित करेगा, सारे दांव खेले जा रहे हैं। चुनावी रणनीति किसकी यूपी को पसंद आई? इस लखनऊ की गद्दी 22 की जंग में 20 पढ़ने के लिए कांग्रेस प्रियंका के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ फॉर्मूले पर तेजी से दौड़ रही है। जिंदाबाद। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। दरअसल कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ महीने पहले लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने का ऐलान किया था। पार्टी अपने वादे के मुताबिक तेजी से आगे भी बढ़ रही है, लेकिन लड़ाई में कांग्रेस को पीछे छोड़ने के लिए बीजेपी ने भी अपना दांव खूब बखूबी चला है। पार्टी ने समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव को तोड़ा, साथ ही कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को भी बीजेपी ने अपने साथ खींच लाई। खास बात यह है कि बीजेपी न सिर्फ दूसरी पार्टियों से बड़े महिला चेहरों को अपने पाले में लाई, बल्कि उन्हें टिकट भी दिया। यूपी चुनाव में बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में पार्टी की तरफ से महिलाओं पर भी पूरा फोकस दिया गया है। 85 प्रत्याशियों में 15 महिलाएं। रायबरेली के हाई प्रोफाइल सीट अदिति सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। रविवार को बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन 3 बड़े चेहरों ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के पक्ष में किया है, किसी और पार्टी ने इतना नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, वो महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राशन योजना हो। सबकी अधिकारी सबसे पहले महिलाएं हैं। अधिकांश लाभार्थी महिलाएं रही हैं इस सरकार में, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। बहुत बारीकी से इन योजनाओं को मैंने देखा है और आगामी समय में भी यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की आवाज़ उठाने का हम लोग प्रयास करें। बीजेपी तीनों महिला नेताओं को एक साथ क्यों लाई, आपको बता दें। दरअसल बीजेपी किसी मोर्चे पर विरोधियों से पिछड़ना नहीं चाहती है। चाहे सिद्धांतों के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी से लड़ाई हो, महिला कार्ड के मुद्दे पर कांग्रेस से युद्ध। कि हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए, तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे और समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के एक नए तरीके से, एक नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आमने सामने की जंग में नहीं, वर्चुअल लड़ाई में भी
दोनों पार्टियां महिलाओं के मुद्दे पर टकरा रही है। कांग्रेस जहां अपने नारे लड़कियों लड़ सकती हूं पर फुल फोकस्ड है, उसके सभी प्रचारों, सभी ट्वीट्स और सभी वीडियो में एकमात्र यही एजेंडा झलक रहा है, तो बीजेपी ने भी जवाब के तौर पर ऐसे कई वीडियोस सोशल मीडिया पर उतार दिए हैं जिसमें महिलाएं मोदी योगी का गुणगान कर रही है। बहरहाल यूपी में सत्ता के लिए जोरदार संघर्ष देखने को मिल रहा है। हर कोई एक दूसरे पर बीस पड़ने का दावा कर रहा है। तमाम मुद्दों पर लड़ाई चल रही है, तमाम मुद्दों पर एक दूसरे का घेराव किया जा रहा है। किसान, रोजगार, महंगाई, कोरोना और आधी आबादी कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं जिन पर पार्टियां टकरा रही है। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर अब तक आधी आबादी को अपने पाले में लाने को लेकर दिख रही है, क्योंकि हर पार्टी जानती है जिसे नारी शक्ति यूपी में मिलेगा, आशीर्वाद वही करेगा प्रदेश पर राज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आधी आबादी के सहारे लखनऊ की सत्ता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में सीधे तौर पर जो मुकाबला, हालांकि राजनीतिक तौर पर पूरा मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई देता है, लेकिन महिलाओं के वोट लेने और महिलाओं के लिए काम करते हुए दिखाने के बीच की लड़ाई समाजवादी पार्टी उसमें नहीं दिख रही है। कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला दिख रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेहा शालिनी दुआ प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, महेश आर्या प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता जी, क्या ये आप लोगों ने जो शुरुआत की लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा दिया, उसके बाद ये सब दिखाने बताने जताने की कोशिश हो रही है? सही कह रहे हैं आप। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो एक बहुत बड़ा चेहरा है पिछड़ों का, वो आज घरों से भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। इनके ये एक नाम मैंने लिया है, दूसरे और भी नाम है जिसमें कई विधायक जो है लोगों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं को जो है खदेड़े जा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि महिलाएं त्रस्त हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में वो माँ जिसका बच्चा रोज जो है निकलता है नौकरी की तलाश में और वापस आता है खाली हाथ। आप बताइए, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं आप, इनके राज्य में कठुआ हो गया, इनके राज्य में हाथरस हो गया, इनके राज्य में उन्नाव हो गया और किस तरह से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। दूसरी चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आज महिलाएं महंगाई को लेकर त्रस्त हो चुकी हैं, महंगाई बिल्कुल कमर तोड़ महंगाई है जिसे कहना चाहिए। आप देखिए सरसों का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, खाने पीने की चीजें हो, सब बेतहाशा महंगी हो चुकी है। इस सरकार ने झूठ बोला कि हम रोजगार में हैं, इस सरकार ने झूठ बोला कि हम महंगाई कम कर देंगे, इस सरकार ने झूठ बोला कि हम किसान। ठीक है प्रियंका जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल आप उत्तर प्रदेश के जिन जगहों का आपने नाम लिया और जो संदेश देने की कोशिश की आपने, तो बीजेपी कहती है अलवर में क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी। नेहा जी बताइए, दरअसल कांग्रेस ने जो शुरुआत की उसी के दिखाए रास्ते पर बीजेपी चल रही है क्या? क्या बीजेपी ने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जैसा कि आरोप लगा रही प्रियंका गुप्ता? प्रियंका जी की पार्टी खुद दिशाहीन है, तो वो हमें क्या सीख देंगी? हमसे उल्टा कॉपी करके उन्होंने कॉपी तो कर लिया, बना लिया नारा लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन देखा है लड़कियों ने देखा है कि लड़ नहीं सकती। वो सिर्फ ये है कि लड़की हूँ, अपने टिकट पे खुद ही लड़ सकती हूँ, बाकी लड़कियों को मौका नहीं दूंगी और बाकियों को टिकट नहीं दूंगी, लड़ने नहीं दूंगी, इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगी। यही उसका नारा है जो स्पष्ट होता है प्रियंका मौर्य के केस पे। क्योंकि मेरी एक तो आवाज इको हो रही है, प्लीज ठीक कराइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रियंका मौर्य जी ने जो उनकी पोस्टर गर्ल थी उनसे पैसे मांगे गए और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनको निकाल दिया कि उनको टिकट नहीं दी गई। तो यही रीजन है कि लड़की हूँ, अपनी टिकट पे बस खुद ही लड़ सकती हूँ, बाकी किसी को लड़ने नहीं दूंगी। अब दूसरी बात, ये लोग अलवर पर चुप रहते हैं, ये लोग दौसा में और जैसलमेर में रेप केस होते हैं उस पर चुप्पी साध देते हैं। अरे लड़की हूँ तो सबके लिए लड़ो ना, सिर्फ दूसरे प्रदेश की लड़कियों के लिए नहीं लड़ो। अपने प्रदेश में जब आपके यहाँ वो होते हैं रेप केसेस, तो उनपे भी आप बोलो, उनपे क्यों चुप्पी साध देते हो? और इन लोगों ने हमारी नकल करी। हमें पिछली बार 60% महिलाओं के वोट मिले थे क्योंकि ट्रिपल तलाक पर हम लेके आए थे अध्यादेश, कोई और पार्टी नहीं लेके आई थी। तो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के हित के लिए हमने नारा दिया, हमने तो काम किया, इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ नारा दिया।
ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं और चर्चा जारी रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी ने नारा गढ़ा दिया कि लड़कियों लड़ सकती हूं, महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी ने तमाम उन लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल किया है जो बड़े चेहरे हैं और खास तौर पर महिला हैं। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, महेश आर्या समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद हैं। आर्या साहब, समाजवादी पार्टी जो है वो महिलाओं के वोट के लिए क्या कर रही है? देखिए, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से जो बहनें बोल रही थी, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रियंका गांधी जी ने जो स्लोगन दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये 24 घंटे से पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि वो ये स्टेटमेंट दे रही थी। जब सवाल था कि उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन होगा आपकी पार्टी का, तो उन्होंने कह दिया कि मैं स्वयं चेहरा हूँ। और उसके बाद 24 घंटे नहीं बीते, जब दोबारा उनसे सवाल किया गया तो बोले कि नहीं, वो कर गई। तो निश्चित रूप से वो ना लड़ सकती है, वो तो हट सकती है, हमने कहे हुए स्टेटमेंट से हट गई। दूसरी बात ये है कि जो पोस्टर गर्ल थी कल तक कांग्रेस पार्टी की, और वो उन्होंने ही स्लोगन को रखा था और पूरी तरह से प्रचारित किया जा रहा था उनके नाम को, उनके स्लोगन को, उनके चेहरे को, लेकिन वो भी लड़ नहीं पाई, वो अपनी पार्टी में नहीं लड़ पाई, तो वो क्या लड़ेंगी? वो भी वहां से भाग आई और जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अदिति सिंह कांग्रेस पार्टी की थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आई। हमारी पार्टी से भी अपर्णा जी थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आई। अब वो सारी महिलाएं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस में जब बहन बेटियों के साथ छीन हरण हो रहा था, उनके साथ बलात्कार हुआ, अत्याचार हो रहा था, महेश आर्या साहब, उस समय यही बीजेपी तो कहती है, बीजेपी बहुत सारे मीम्स भी बने, जब यही बहनें उनकी निंदा कर रही थी उस समय सरकार की। जब स्वामी प्रसाद मौर्य गए सुरक्षा नहीं दे सकते आपकी पार्टी में, तो बहुत सारे मीम्स भी वायरल हुए, उनको ज्वाइन कर लिया। अब राष्ट्रवाद की बात करने लगी है, तो ये कौन सा, ये तो कई चरित्र समझ नहीं आता, दोहरा चरित्र मापदंड है कि भाई कल तक जो भी कांग्रेस में थी तो ये राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलती थी। ठीक है, नेहा जी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन नेहा जी मैं आपके पास आऊँ, आप कि कल तक जो स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे, पहले सपा से फिर भाजपा फिर सपा, तो आदमियों के लिए क्या कोई वो नहीं है कि कल तक वो बड़ी बुराइयां करते थे? मेरा ये सवाल है कि अगर उसको आप क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में वहाँ पर उसको जायज ठहराएंगे क्या? अपने गिरेबान में पुरुषों का हाल नहीं, देखो बहन बहुत नाराज हो रही है आप। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या उन घटनाओं के लिए आप क्या कहेंगे, उसको अच्छा कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, ऐसे आरोप तो समाजवादी सरकार पर भी लगता रहा था ना महेश आर्या साहब। महेश आर्या साहब, जिन घटनाओं का जिक्र करके आप जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस मंच से, दरअसल वैसे आरोप तो आपकी सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में तो बहुत आरोप लगते रहते हैं। वैसे ऋषि मिश्रा साहब, ये जो कोशिश हो रही है महिलाओं को अपने पाले में करने की, इस कोशिश में कौन आगे दिखाई दे रहा है फिलहाल? कुछ छोड़ दे। ऋषि मिश्रा जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं जवाब देना चाहूंगी। नेहा जी एक चीज बताइए, मेरी आवाज आ रही है? ऋषि जी आवाज आ रही है, अब बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नो डाउट प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने एक बेहतरीन नैरेटिव के साथ आदि आबादी को टारगेट करते हुए एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और प्रियंका गांधी ने जो वादा किया था कि टिकट वितरण में 40% भागीदारी आधी आबादी की होगी, उस पे अब तक जितने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं कांग्रेस कहीं न कहीं खड़ी उतरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि एक नैरेटिव बनाने के बाद नैरेटिव को कैश करने के लिए आपके पास पैन उत्तर प्रदेश समर्थन चाहिए, जो मुझे नहीं लगता है वो कांग्रेस के पास है। और प्रियंका गांधी की प्रयास कहीं न कहीं सकारात्मक थी, लेकिन आपने देखा होगा कि पार्टी के एक से एक बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। तो सवाल उठता है कि अच्छे नैरेटिव के बावजूद भी जब आपके पास संगठन नहीं है, आप उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण चुनाव को कैसे लड़ सकते हैं? तो ये कहीं न कहीं अच्छे नैरेटिव होने के बावजूद भी उसको मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आगामी चुनाव में कैच कर पाएगी।
नेहा जी, जो तमाम जो महिला नेताओं ने ज्वाइन किया बीजेपी को, क्या इससे एक मैसेज देने में बीजेपी कामयाब हुई कि महिलाएं बीजेपी के अंदर सुरक्षित हैं और बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित है? इस मैसेज को देने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई? सिर्फ कोशिशें नहीं, आप देखिए कि मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ तो उसमें 11 कैबिनेट मिनिस्टर बनी। इससे पहले आप इतिहास को खोल के देख लीजिए, कौन सी ऐसी पार्टी रही है, कांग्रेस ने भी राज किया है और उत्तर प्रदेश में अपना अखिलेश यादव जी ने भी बहुत राज किया है। कितने कुछ महिलाओं को मंत्रिमंडल में चांस मिला, जगह मिली है, जरा बता दें। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नारा नहीं देते, हम काम करके दिखाते हैं और यही रीजन है कि महिलाएं हमारी पार्टी में सुरक्षित महसूस करती हैं। और आप देखिए कि भाजपा से एक भी महिला दूसरी पार्टी में नहीं गई, लेकिन दूसरी पार्टी की महिलाएं आई हैं। जैसे कांग्रेस की प्रियंका चतुर्वेदी, इतिहास गवाह है कि वो क्यों छोड़ के गई थी पार्टी, सबको पता है। जया प्रदा जी इनके यहाँ से समाजवादी पार्टी से हमारी पार्टी में आई, आजम खान जी ने कैसी कैसी अभद्र टिप्पणियां और गंदी बातें उनके खिलाफ कही और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको मैं सामने रख सकती हूँ। लेकिन अपर्णा यादव जी जो इनके परिवार की ही सदस्य समाजवादी पार्टी के, उनकी मुखिया की ही जिसे कहते हैं बहू कह लीजिए या भाभी हैं और वो भी हमारी पार्टी में आ गई हैं। तो कहने का मकसद यही है कि यहाँ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और उनको पता है एक बात यही पार्टी है जो उनको उनका हक दिलाएगी, जो उनको प्रियंका जी देगी। ठीक है प्रियंका जी, ये बताइए, दरअसल नारा तो अच्छा गढ़ा बना, लेकिन नारे के इतर आप अपने लोगों को जो पोस्टर गर्ल हैं, जो पोस्टर में दिखाई दे रहे, उन्हें आप जोड़ नहीं पाए और जो आरोप लगाए उन्होंने वो बेहद गंभीर थे। क्या महिलाएं आपके साथ जुड़ नहीं पाई इस नारे के बावजूद, या फिर जो थी वो भी हाथ छटक करके चली गई? इससे गलत मैसेज गया है। देखिए, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अगर उन्हें किसी भी तरह के पैसे की कोई बात है या अलग सी कोई बात है तो उन्हें डायरेक्ट प्रियंका गांधी जी से मिलकर अपनी बातें रखनी चाहिए थी। उन्हें तुरंत पार्टी छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या उनकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती? या अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो जरूर उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं, उसमें वो पूरी तरह से फ्री है और वो मुझे लगता है एक सशक्त महिला है, तो उन्हें ये सब करना चाहिए था। नहीं प्रियंका जी क्या आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है पार्टी में, क्योंकि अब हम तो प्रियंका गांधी को देख रहे हैं, कई सालों से अब काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पार्टी के अंदर, तो क्या महिलाओं की सुनी नहीं जाती है? महिलाओं से पैसे तक की डिमांड हो जाती है। आपने कहा कि पार्टी के अंदर रह करके बात करनी चाहिए थी। की डिमांड, हाँ, अगर मुझे नहीं लग रहा किसी तरह की कोई पैसे की डिमांड की बात उन्होंने अपने मुंह से करनी है, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो उन्हें डायरेक्ट प्रियंका गांधी जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी जी एक्सेसिबल है और पूरी तरह से पार्टी में एक्टिव है और पूरा जो चुनाव हो रहा है उन्हीं के इर्द गिर्द हो रहा है, पूरे चुनाव को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि ऐसी किसी की हिम्मत भी हो सकती है कि कोई काम करेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी आज बड़े बड़े दावे कर रही है, परंतु हकीकत क्या है? कितने परसेंट महिलाओं को टिकट दिया है? मात्र 10% महिलाओं को इन्होंने टिकट दिया है और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आज तक कितनी महिलाओं को इन्होंने जो है ये बताइए कि अपने पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो बनाए, बताए? कोई महिला नहीं, कोई महिला इनकी ऐसी नहीं है जो किसी भी मुख्य संगठन में हो और पूरी जो है पूरी तरह से नियम कानून बनाने में आगे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्या महिलाओं का टिकट देना इनफ है? प्रियंका जी, प्रियंका गुप्ता, क्या महिलाओं को टिकट देना ही सिर्फ इनफ है क्या? मैं कुछ कहना चाहूंगी। देखिए, राजनीतिक तौर पर महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है या उन्हें पावर में रखना है तो उन्हें टिकट देने में क्या गुरेज है? आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी 33% आरक्षण के लिए आज से नहीं बहुत सालों से कह रही, पर नहीं कहती थी, हुआ नहीं ना। आप तो सत्ता में रहे ना, आप तो सत्ता में रहे, कुछ हुआ क्या? 33% आरक्षण दे पाए क्या आप लोग? पंचायत चुनाव में भी 33% आरक्षण नहीं, वो कई राज्यों में दूसरे प्रदेशों में भी है। आप ये मत 33% आरक्षण की बात करेंगे तो फंस जाएंगी। ऋषि मिश्रा साहब, नहीं ऋषि मिश्रा साहब, दरअसल उत्तर प्रदेश में जो नारा गढ़ा गया और 40% महिलाओं को टिकट दिया भी प्रियंका गांधी ने, क्या यही एनफ है क्या महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, महिलाओं का वोट पाने के लिए? देखिए, चुनाव जीतने के लिए कई फार्मूला को इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाता है। एक नैरेटिव से आप चुनाव नहीं जीत सकते। मैंने पहले भी कहा, प्रियंका गांधी का जो नैरेटिव था, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जो पहली नेत्री थी
जिसने उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव देने का काम किया। लेकिन सवाल उठता है कि उस नैरेटिव कैश करने के लिए आपके पास संगठन में उतना दम है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रियंका गांधी जब से इंचार्ज बनी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और जब आप चुनाव के मुहाने पे हैं और आपके एक से एक बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आपने पश्चिमी यूपी में देखा, इमरान मसूद जो है एक स्ट्रॉन्ग नेता माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, जबकि वो राष्ट्रीय सचिव थे, दिल्ली के इंचार्ज भी थे। आप मलिक साहब को देख लीजिए, पिता पुत्र दोनों कांग्रेस को छोड़ दिए, जाट नेता थे, उनका वेस्टर्न यूपी में ठीक ठाक पकड़ था। तो जब आप अपने ही नेता को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, नो डाउट कांग्रेस कमजोर है। 2014 से पहले आप देखेंगे तो बीजेपी चौथे नंबर की थी, लेकिन अमित शाह के कहीं न कहीं रणनीति और कुशल लीडरशिप ने पार्टी को चौथे से नंबर 1 पे लेके आई। तो कहीं न कहीं प्रियंका गांधी एक अच्छा नैरेटिव है, उनका अच्छा मकसद है। पहली पार्टी कांग्रेस है जो जात पात धर्म की बात नहीं करते हुए महिलाओं की बात कर रही है, आधी आबादी की बात कर रही है। और कांग्रेस के नेतृत्व से मैं इस बात से सहमत हूं, जब तक आधी आबादी की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, देश की तरक्की को आप देश की तरक्की का सपना नहीं देख सकते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज में आधी आबादी की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ नैरेटिव से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2 सवाल मेरे भाजपा प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी है कि आप प्रियंका गांधी के नैरेटिव को गलत बता रहे हैं, तो आप बता दीजिए आपने कितने महिलाओं को टिकट दिया। दूसरी बात आप भी तो दल बदल, आज जो आप दिखा रही हैं कि मैंने अदिति सिंह को टिकट दिया, फन्ना महिला हमारे पार्टी में आई हैं, मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू आई हैं, तो आप भी तो दल बदल को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदल तो आज की सच्चाई है, आज और तमाम दलों ने जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। पॉलिटिकल पार्टी इस ढंग से कहीं न कहीं प्रभावित है। तो सवाल उठता है कि अच्छे नैरेटिव के साथ हमारे सियासतदान कब चुनाव लड़ेंगे, डेवलपमेंट तो कब बात होगी। ठीक है, जिस नैरेटिव की बात हो रही है, महेश आर्य साहब बात करता है। ठीक है, महेश आर्य जी से कमेंट ले लेता हूं। महेश आर्य साहब, दरअसल आपने जो सेंधमारी की आप सरकार में, बीजेपी में, उसके बदले में जो गहरा घाव दिया बीजेपी ने, और मुलायम परिवार, यादव परिवार की बहू बीजेपी में चली गई और उसे एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि देखिए जो यादव फैमिली की बहू है वो भी बीजेपी में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो आप परिवार की महिलाओं को अपने साथ रोक नहीं पाए, रख नहीं पाए, तो प्रदेश की महिलाएं किस आधार पर आपको वोट दें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति रही है तोड़ने में विश्वास करती है, वो जोड़ने में नहीं रखती। परिवारों को तोड़ती है, समाज को तोड़ती है, ये उनकी हमेशा फितरत रहा है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में तीन मंत्रियों के स्टेटमेंट आपने खुद ही सुने होंगे भाई कुंदन जी। वो लोग खुद बोला कि 5 साल तक हम जिस तरीके से घुटन महसूस करते थे, जिस तरीके से हमारे हकों को मारा जाता रहा, इस तरीके से हमारे पावर सारे सीज कर दिए गए और हम लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ बना के रखा गया, वहां बोल भी नहीं सकते थे, मुंह पे पट्टी बांध के रख सकते थे। आपको ध्यान हो जब मेरे ख्याल से 28 दिसंबर 2019 को और 58 महीने उन्हें सब ये सब याद नहीं था आर्य साहब। 200 से ज्यादा विधायक धरने पर 58 महीने वो चुप थे आर्य साहब। यही कारण था, प्रदेश की जनता सवाल करेगी उनसे। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया है। रही बात अपर्णा यादव जी की और जो सेंधमारी कर रहे हैं, तो इन्होंने जो कोशिश की है वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ विष्ट समाज का वोट नहीं है। या अपर्णा यादव जी जो गए हैं, जो अपर्णा विष्ट हैं, जो उन्होंने अपने रिश्ते को यहाँ से करते हुए रिश्ता अब तो इस स्तर की राजनीति हो रही है कि वो यादव फैमिली में है तो यादव है, अगर बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में तो यादव। आर्य साहब इतना मत गिरिए ना, इतना मत गिरिए। अगर वो समाजवादी पार्टी में है तो यादव है, अपर्णा यादव है, और बीजेपी में चली गई तो अपर्णा बिष्ट हो गई। ये इस स्तर की राजनीति मत कीजिए साहब। महिलाएं इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा इसे। बीच में मुख्यमंत्री जी के साथ वो गायों को घास चारा खिला रही थी, समय समय पर उनको सहयोग कर रही थी, तो लग रहा था कि वो अपना कोई रिश्ता निभा रही है। तो समाजवादी पार्टी में इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? समाजवादी पार्टी की परिवार की वो सदस्य है, वो आज की गई है, 2-4 दिन फिर वापस आएगी। तो इससे इनको फायदा क्या होगा? इनको कोई वोट ट्रांसफर तो होने वाला नहीं है। कौन सा यादव समाज इनके कहने से वोट ट्रांसफर करेगा?
क्योंकि तो उनको वोट बहुत ट्रांसफर घुटन नहीं होने महसूस जा रहा हो है रही और थी। भारतीय वो जनता कह रही थी पार्टी हमारे का शीर्ष ये दांव नेतृत्व उल्टा जो है साबित होगा। उसको जिस कुछ पता तरीके ही से नहीं अब कि तक करना जितने क्या भी है, दांव क्या उन्होंने नहीं चले हैं करना। समाजवादी वो पार्टी के स्टेटमेंट ऊपर, उनकी वो अपनी। सारे दांव उल्टे साबित हुए हैं। इन महिलाओं को लेकर ये कुंदन बता जी, देना मेरे को चाहते हैं बोलने यही का मौका महिलाएं दिया ठीक है जाए। जब बहन नेहा बेटियों जी, पर नेहा जी, मैं अत्याचार सिर्फ होता था एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, दोनों को फ्रेम रखिए, बैकग्राउंड से मेरी आवाज आने दीजिए। नेहा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, दरअसल अभी तक जो टिकट आपने बांटे महज 15% आपने महिलाओं को टिकट दिए हैं। क्या ये बताता है कि आप महिलाओं के साथ नहीं, आपकी पार्टी महिलाओं के साथ नहीं है? प्रियंका गुप्ता ने आरोप लगाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो लिस्ट एक है वो आनी अभी बाकी है, और मुझे लगता है कि सिर्फ अगर ये सोचना कि महिलाओं को टिकट देने से ही महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, ये बहुत बड़ी बात है। कि महिलाओं को, मैंने पहले बताया, जो सरकार, ये लोग तो अभी होड़ में लगे हैं कि महिलाओं को टिकट देना है। हमने तो पहले मंत्रिमंडल में मीनाक्षी लेखी जी, आप 11 महिलाएं देख लीजिए, पहली बार है मंत्रिमंडल में है, और 12 उपराज्यपाल जो बनाई गई हैं, राज्यपाल बनाई गई हैं, वो भी महिलाएं हैं। तो हमारी पार्टी ने तो पहले ही महिलाओं को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। बाकी पार्टियों ने तो हमारी देखा देखी नारा जरूर दे दिया, लेकिन करा कुछ नहीं। आप देखिए कांग्रेस की जो अदिति सिंह है, वो एमएलए रह चुकी है, और वो कहती है हमें पार्टी में घुटन होती थी। हमारे साथ शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है वो इतना दिशाहीन है कि उनको यही नहीं पता कि करना क्या है, कंफ्यूज है। और यही बात जो है वो साबित होती है प्रियंका गांधी वाड्रा के अभी स्टेटमेंट में, जिसमें प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि मैं ही हूँ, यूपी में मैं ही चेहरा हूँ, और उससे अगले दिन इतना बड़ा यू टर्न लेके कहती हैं कि मैंने अपना तो नहीं कहा कि केवल मैं ही हूँ। तो यहाँ ये पार्टी जो है वो कंफ्यूज पार्टी है, उनको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, क्या बोलना है, क्या करना है, तो इसलिए इसको कंफ्यूज पार्टी कहा जाता है। और रही समाजवाद पार्टी की बात, तो वो इतने गिरे में, जैसे अभी ये पार्टी इतनी गिर गई है कि बहू बेटियों को संभाल नहीं सकती, तो आके बहू बेटियों पे लांछन लगाना शुरू कर देती है। यादव परिवार की बहू ऐसी थी, वैसी थी। तो ये सारी बातें यहाँ आके बैठ के ये लोग उन्हें महेश आर्य साहब वो तो जवाब दे रही है, महेश आर्य साहब वो तो जवाब दे रही है, तो उनको जान के बेस्ट बना दिया है। और अगर वो बेस्ट भी थी तो क्या हुआ, महिला तो है ना वो। आप लोग जो हो महिला विरोधी हो, इसीलिए जया प्रदा जी छोड़ के हमारी पार्टी में आई। और आपके यहाँ जो आजम खान जैसे लोग हैं, जो औरतों के मतलब ठीक है प्रियंका, नेहा जी मैं आता हूँ, जिससे कोई शब्द नेहा जी मैं आता हूँ, प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, वो लोग कहते थे। प्रियंका जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता भी शायद जानना चाहती होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई तीनों पार्टियां जो मैदान में हैं, चाहे वो कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, चेहरा क्लियर है। कांग्रेस का चेहरा कौन है? प्रियंका गांधी ने अपना नाम लिया था तो हमें तस्वीर साफ हो गई, तो चलिए एक महिला ही फेस होगी। तो अब प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि वो चेहरा नहीं है, तो कौन सी महिला कोई चेहरा होंगी या कोई पुरुष होगा, कुछ तो क्लियर कर दीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आज हम जिनके प्रतिनिधित्व में जो है लड़ रहे हैं वो है प्रियंका गांधी जी। जितनी भी जो है इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बन रही है, ये इलेक्शन में टिकट बट रहे हैं, वो सारे प्रियंका गांधी जी के सुपरविजन में कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए चेहरा वही। पर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी भारतीय जनता पार्टी क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा है? हुई है प्रियंका गुप्ता, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा है वो? कि महिलाओं को जो है टिकट देने से उनकी भागीदारी, मतलब उनको सशक्त किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा उनका एक जो उनकी सोच है वो यहाँ पर उजागर हो रही है कि किस तरह की सोच है उनकी। एक महिला होकर महिला के टिकट की भागीदारी के लिए जो है वो उसको गलत मानती है, क्योंकि महिलाओं के आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से फेमस है। चलिए महिलाओं की बात हो रही है, दोनों महिलाओं को स्क्रीन पर लाइए, दोनों महिलाओं को सिर्फ स्क्रीन पर लाइए। प्रियंका जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, प्रियंका जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस स्थिति में रहती है कि सरकार में भागीदारी हो, तो क्या एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएगा, या उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, महिला आएगी या फिर कोई पुरुष होगा? इतना तो तस्वीर साफ कर दीजिए। आप प्रियंका गांधी के बारे में इशारा कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं रेस में नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारा जो फोकस है, भैया इनसे कहिए ये जो प्रॉम्प्टर देख के पढ़ते हैं ये कंफ्यूज नहीं तो क्या है? कंफ्यूज तो आप लोग हैं, मतलब अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। ये वो लोग हैं जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो 80% बजट है उसको सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च कर देते हैं, और फिर बोल भी नहीं पाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ। तो ये वो पार्टी है। आप लोगों ने किया कुछ नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को लूटा है। जब हमने ट्रिपल तलाक पे अध्यादेश हमें लाना पड़ा, कांग्रेस पार्टी से पूछते थे आप क्यों नहीं जाते हो ट्रिपल तलाक, तो आप लोगों ने क्या जवाब दिया? हम अभी नहीं जाते, हम अभी नहीं जाते। महिलाओं के साथ खड़े थे कि ये बताइए कि 16 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में चले गए, उनको वापस रखने में क्या दिक्कत है? ये हमसे पूछते हैं कि आप रोजगार कहाँ से देंगे? 16 लाख रोजगार चले गए, उन्हीं को वापस देंगे नहीं तो 16 लाख पोस्ट तो ऐसे ही बढ़ जाएंगी। तो ये यही आप लोगों को कहते हैं कि इनके पास न कोई दृष्टिकोण है, न कोई प्लान ऑफ एक्शन है, न ये रोजगार पे बात करेंगे, न ये किसानों की बात करेंगे। हर जगह से खदेड़े जा रहे हैं। तो इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि इनके विधायक जो घरों में दरवाजे बंद कर लिए जा रहे हैं, वीडियो पे माफी मांग रहे हैं, ठीक है ऋषि मिश्रा जी, बेहद शर्म की बात है राजनीति में। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, एक चीज बताइए, इस तरह से खदेड़ा जा रहा है, बताइए इतने सालों से राजनीति। ऋषि मिश्रा जी एक चीज बताइए, इस बार की लड़ाई चलिए कम से कम पॉजिटिव तो दिखाई दे रही है, क्योंकि महिलाओं का जिक्र हो रहा है, उसके पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन महिलाओं की स्पेसिफिकली बात हो रही है, महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की बात हो रही है, महिला नेताओं को अपने साथ जोड़ने की बात हो रही है, और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए इतनी महिलाएं हमारे साथ हैं, हमारी पार्टी के साथ हैं। तो ये कम से कम पॉजिटिव संदेश है इस चुनाव में। निश्चित ही कुंदन जी, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने शुरुआत की, उसके बाद आपने बीजेपी में देखा जिस प्रकार से महिलाओं का विभिन्न पार्टियों से महिलाओं को शामिल कराया गया। समाजवादी पार्टी में भी इस प्रकार के एफर्ट चल रही है कि कई जगह महिलाओं को उतारने का प्रयास समाजवादी पार्टी आगे करेगी। तो कहीं न कहीं इससे मुझे लगता है कि जो आधी आबादी की राजनीति में भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सकेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो महिला रिजर्वेशन बिल है उस पर भी आम राय, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी इस पे आम राय हो और महिला बिल जो है पार्लियामेंट से पास हो, ताकि महिला सशक्तिकरण जो हिंदुस्तान में एक बड़ा सपना है हम लोगों का वो पूरा हो सके। देखिए, जब तक आप आधी आबादी को समुचित हिस्सेदारी नहीं देंगे तो भारत के डेवलपमेंट की नहीं। तो ऋषि जी चलते चलते एक चीज बता दीजिए, महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिला, महिलाओं को राजनीति में वो भागीदारी नहीं मिली जो महिलाएं डिजर्व करती हैं, अपने हक के लिए वो लड़ती हुई दिखाई तो देती है लेकिन वो हक उन्हें अभी तक नहीं मिला है। इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसकी है? प्रियंका गुप्ता तो आरोप लगाती रही कि हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी देश में? जल्दी से कुंदन जी देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को महिलाओं के रहनुमा बता रहे हैं, लेकिन मुझे दो पंक्तियां याद आ रही है कि मंदिरों में दिया नहीं, मस्जिदों में दुआ नहीं, मंदिरों में दिया नहीं, मस्जिदों में दुआ नहीं, यहाँ पे है खुदा बहुत, इंसानों का पता नहीं। तो महिलाओं के जो रहनुमा तो बहुत हैं, लेकिन महिलाओं का उत्थान और आधी आबादी की भागीदारी देश में अब तक नहीं हो पाई। इसके लिए कहीं न कहीं जितने भी सियासतदान हैं, जिनको जनता ने ताज दिया, मान दिया, सम्मान दिया, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार हैं। तो कहीं न कहीं इससे सबक लेते हुए आधी आबादी को समुचित भागीदारी देने की परिकल्पना हर पार्टी करे। ठीक है, नेहा शालिनी एक चीज बताइए, क्योंकि इस चुनाव में तमाम मसलों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, खास तौर पर अच्छे संकेत है? बिल्कुल अच्छे संकेत हैं कुंदन जी। मैं तो कांग्रेस की जो बैठी है नेता, उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अपने टाइम में 33% आरक्षण क्यों नहीं लेके आए, और दूसरा जब महिलाओं के ऊपर ट्रिपल तलाक पे अध्यादेश हम लेके आए, इनके नेताओं ने तो मना कर दिया था कि नहीं ट्रिपल तलाक नहीं। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति थी। इनको था पुरुष हमें वोट देते हैं तो हम क्यों उनके खिलाफ जाएं, इसलिए महिलाओं का साथ नहीं दिया। और हमने यूपी में महिलाओं का ये लाए, हमने कहा हम आएंगे तो आपका अध्यादेश लाएंगे, और यही रीजन है ट्रिपल तलाक पर हम अध्यादेश लाए, और तभी हमारे को सभी मुस्लिम महिलाओं का जो है वोट मिला था। आज यही कॉपी करके ये लोग कर रहे हैं, पर इनके खोखले नारे हैं, झूठे नारे हैं। हकीकत में चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख औरत हो, उसको पता है कि भाजपा में ही औरतें सुरक्षित है और भाजपा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, प्रियंका जी, नेहा जी, महेश आर्या साहब, ऋषि मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।